नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत एट 7 यानी खबर राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर राज्य की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस से। मालदा पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी, किसी हालत में हिंसा नहीं बर्दाश्त। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मालदा में प्रभावित परिवारों से जाना हाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों में 16 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति भी शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, सुक्खू सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को दिए करोड़ों के विज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुई चर्चा। पीएम ने कहा, अमेरिका के साथ साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को दी वैश्विक धरोहर की मान्यता। पीएम ने कहा, यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के बाद राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल आज मालदा पहुंचे हैं, जहां से वे मुर्शिदाबाद जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs, then we'll take proactive action, redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comment later. और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज मालदा पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मालदा जिले के एक आश्रय गृह में मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनसे उनका दर्द जाना। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से महिलाएं उमड़ पड़ी हैं अपना दर्द बताने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम पहुंची विजया राहटकर की अगुवाई में, और ये बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। विजया राहटकर के अगुवाई में उन्होंने महिला आयोग की टीम से अपना दर्द साझा किया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज उन लोगों से मिलने पहुंचा जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण ली है। एनएचआरसी ने हाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। और मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 7 में हिंसा प्रभावित लोगों से दूरदर्शन न्यूज ने बात की। लोगों ने बताया कि हिंसा के वक्त 700 से 800 लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, उनकी दुकानों को लूट लिया, मंदिरों को तोड़ा और महिलाओं को धमकी दी
कि बीएसएफ के जाने के बाद उनका रेप कर देंगे। महिला और पुरुषों ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इस समय हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लालपुर में रुस्तुम एक इलाका है, रुस्तुम मोड़, जहां पर आपको पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जब हम लोग पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी आवाज़ राज्य सरकार ने लगभग अनसुनी कर दी है। हम बात करते हैं जिस दिन हिंसा हुई थी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके इलाके में किस तरीके से उपद्रवी आए, क्या स्थितियाँ बनी? सर पहले तो यहाँ पे एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से, इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया। थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है वो, ये दीदी का और मेरा ताऊ जी का जो दुकान है सब पूरा लूट कर लिया, माल उल लेके भाग गया। फिर उधर से आके उस साइड से फिर घुसा 600-700 लोग, और सब बाहर से आया सर, इधर का नहीं है। इधर का थोड़ा है, थोड़ा बहुत, और बाकी उधर का है। मंदिर भी तोड़ दिया। उसका दुकान एक बिक्री करते, दूसरा दुकान दूसरा लूट लिया। बोल रहा है कि जितना दिन बीएसएफ है आपको उतना दिन सुरक्षित है, आप तब के बाद में आप क्या करेगा? आपको तो हम नंगा करके हम बगी में छोड़ देंगे, तब बांग्लादेश बैठा देंगे। अगला बोलता है बांग्लादेश बनाने का धमकी देता है। यहाँ पे ये लोग का टारगेट है कि जितना हिंदू है मुर्शिदाबाद के अंदर सबको निकाल के इसको बांग्लादेश बनाएंगे। আমরা ভিতরে আছি, আমার স্বামীকে ছেলেকে টেনে নিয়ে যে কোপাইছে, সব মুখে ছাকনা লাগিয়ে লেগেছে। आप समझ सकते हैं लोगों को डर है और जिस तरीके की धमकी दी जा रही है वाकई चिंताजनक है। और भारत में अगर इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो जनता कितनी परेशान है, और पश्चिम बंगाल सरकार लगातार केवल इस पूरे मामले पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से और अधिक जानकारी के लिए निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। निशांत, अभी आपकी तस्वीर जो आपकी रिपोर्ट थी वो हमने देखी, किस तरह से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और सबसे बड़ी बात भयाक्रांत हैं। उनका कहना है कि बीएसएफ चली जाएगी तो लोग फिर से उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इस बात का उनको भय है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सबसे पहले तो जो अभी डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करिए दर्शकों के साथ में, और क्या किसी भी तरह की राहत राज्य सरकार की ओर से या किसी प्रशासन की तरफ से इन लोग तक पहुंचती हुई दिख रही है? देखिए, आज हम मुर्शिदाबाद में थे, जो दंगा पीड़ित जगह है, जहां पर अगर वार्ड 7 की बात की जाए, वार्ड 16 की बात की जाए, जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था। वार्ड 16 में तो 132 घरों को जलाया गया, लगभग 7 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और कई सारी दुकानों को लूटा गया। कुछ इसी तरीके से वार्ड 7 का हिसाब किताब था। और जब वहां पर हमने बात की, जो कि हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, तो पीड़ितों ने बताया कि उनकी दुकान लूटी गई। एक महिला ने बताया कि उनकी दुकान में अधिकतर जो खाते थे वो मुस्लिम ग्राहकों के थे और उन्होंने उनकी दुकान पर आकर नुकसान पहुंचाया। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा होकर आए और उन्होंने लूटपाट मचाई। 1 हफ्ते होने को जा रहे, हमने उनसे पूछा कि क्या आला अधिकारी, क्या प्रशासन आपसे मिले, तो उन्होंने कहा प्रशासन के लोग मिलने जरूर आए थे, लेकिन ना तो कोई राहत सामग्री, ना कोई आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। बस वो आए, उन्होंने बात सुनी और चले गए। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के मन पर क्या बीत रही है। मैंने एक बुजुर्ग से बात की, उनके घर पे गए, उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया गया, उनके परिवार को वहां से भेज दिया गया। जब मैंने बुजुर्ग से पूछा कि आपने कब खाना खाया था, तो वो बताने लगे कि मैंने जो खाना है लगभग 1 हफ्ते पहले खाया था, और 1 हफ्ते के बाद लगातार मैं कुछ हल्का फुल्का कोई दे देता है तो खा लेता हूं, नहीं तो नहीं खाता हूं। आप समझ सकते हैं, जो लोग पलायन करके राहत शिविरों में चले गए उनके लिए तो खाने की तमाम चीजें हैं, लेकिन जो लोग राहत शिविर तक नहीं जा पाए उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं और वो फिलहाल अपना जीवन यापन बहुत कष्टमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह से इस भय को दूर किया जाए? कैसे, क्या कोई इंतजाम किसी तरह का हो रहा है? क्या भावनाएं अभी वो व्यक्त कर रहे हैं? जो डर है, जाहिर तौर पर जो ये बात बार बार राज्य सरकार की ओर से कही जा रही है कि जो लोग राहत शिविर में हैं वो वापस अब लौट रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितनी सच्चाई है इसमें?
देखिए, लोग वापस लौटने को तैयार हैं, लेकिन लोगों को एक सवाल सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि अगर हम वापस लौटते हैं तो हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। जिस तरीके से हिंसा हुई है और उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहा है, क्योंकि हमारी लोगों से बात हुई तो वार्ड 16 में लोगों ने यहां तक कहा कि पुलिस एक दिन बाद आई जब यहां पर आर्मी आ चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी विपरीत है। स्थानीय पुलिस पर लोग कैसे भरोसा करें? क्या बीएसएफ के अगर नहीं होती तो क्या लोगों की जान नहीं बख्शी जाती? ये तमाम तरह के सवाल हैं। और जब सबसे बड़ी बात है, जो 2 मृतक हैं, जब हम उनके घर गए, चंदन और उनके पिता की जो हत्या की गई थी, तो उनकी पत्नी से हमने बात की और जिस समय हम बात कर रहे थे वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वीडियो वहां पर पहुंचे हुए थे, वो उनसे मिलकर निकले थे। मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुआवजे की बात है, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और फिलहाल इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि पीड़ितों के साथ कितनी दिक्कतें फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जगह बेहद जो हिंदू लोग हैं वो परेशानी में नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर। और सबसे खास बात है कि इस सब के पीछे जो सियासत है वो वोट बैंक की है। पीड़ितों का दर्द इसलिए नहीं समझा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है और शायद पोलराइज होकर के वोट किसी एक पार्टी को वो देने के लिए अभी नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन सब के पीछे की जो सियासत है वो विद्रूप है। लोकतंत्र का ये जो विद्रूप स्वरूप है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोट बैंक की सियासत के चलते कुछ लोगों को राहत नहीं दी जा रही है, क्योंकि बावजूद इसके कि वो पीड़ित हैं। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, जहां मुख्यधारा में नक्सली वापस लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार को घने जंगलों में चलाए गए एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर था 40 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को सुकमा के घने जंगलों में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। इस ऑपरेशन में सुकमा डीआईजी ऑफिस, जगदलपुर डीआईजी ऑफिस के साथ साथ सीआरपीएफ की कई बटालियनों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास को नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। यह बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की रणनीति और इलाके में बढ़ते दबाव का परिणाम मानी जा रही है। यह कदम सुरक्षा बलों के साथ जारी अभियान और संवाद का हिस्सा है, जिससे कई नक्सलियों ने अपने अस्तित्व की धारा को बदलते हुए मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन के नए पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 के तहत प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के मान से प्रोत्साहन राशि और कपड़े प्रदान किए गए और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कराई जाएंगी। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है, नक्सलियों की वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद नक्सलियों को कौशल्य विकास और अन्य जो शासन की योजना है और आत्मसमर्पण नीति के लाभ है, उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नक्सल ग्राम पंचायत मुक्त सदस्य नाम की भी योजना अब नई आत्मसमर्पण पॉलिसी में आई है, उसके अंतर्गत भी इसमें सरेंडर किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के बस्तर पंडुम कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी। अब इस अपील का असर सुकमा में देखने को मिला, जहां एक साथ इतने नक्सलियों ने हथियार डाले। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर 22 नक्सलियों ने
आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर 40,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों और प्रशासन की प्रभावी रणनीति की वजह से नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण की यह श्रृंखला क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रिय बाबा साहेब अम्बेडकर, आज हम भारतवासी आपका हर सपना सच कर रहे हैं। बिना भेदभाव अपने SC/ST वर्ग के भाई बहनों का जीवन आसान बना रहे हैं। उनको मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं, खेती में उनका साथ निभा रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पहुंचा है। जो अवसर की राह तक रहे थे उन्हें पूरे मौके दिला रहे हैं, उन्हें इनोवेशन में पार्टनर बना रहे हैं। बाबा साहेब, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस 135वीं जन्म जयंती पर आपके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प और मजबूत करते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और वक्फ कानून का समर्थन करने वालों या वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब मांगने वालों को परेशान करने और धमकाने का मामला सामने आया है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का है, जहां वक्फ की जमीन का हिसाब मांगने वाले अब्दुल बाबर अंसारी नामक व्यक्ति का बहिष्कार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोगर गांव में रहने वाले अब्दुल बाबर अंसारी को वक्फ की ज़मीन का हिसाब मांगना भारी पड़ा है। इसके चलते उन्हें मुस्लिम समाज से बेदखल कर दिया है और मुस्लिम समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाने का फरमान भी जारी कर दिया है। दरअसल उन्होंने डोगर गांव के मुस्लिम जमात से वक्फ दान की ज़मीन का हिसाब मांगा था। उनका कहना है कि जमात के लोग वक्फ की चारों जगहों की ज़मीन को बेच चुके थे और 5वीं जगह की ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लिखित में आवेदन किया था, जिसके बाद उन्हें मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी न देकर समाज से अलग कर दिया है। मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जमात मस्जिद डोंगर गाँव से जानकारी मांगा था कि ये 4 जमीन वक्फ की दान की ज़मीन को बेच चुके हैं, 5वीं जमीन को बेचने जा रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने मस्जिद में जमात में वहाँ बात रखा कि डोंगर गाँव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन कौन कहाँ कितना घर खेत खाली जमीन वक्फ किया है, इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए, ताकि उससे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जमात और मस्जिद को फ़ायदा हो सके। बस इतना ही पूछना था सर कि वहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर थे, कमेटी के जो थे सदर वगैरह लोग, वो लोग इसी बात पे मेरे ऊपर पूरा गुस्सा दिखाने लग गए और मेरे ऊपर दबाव डाले और मेरे को समाज से इसी बात की वजह से मेरे समाज से बहिष्कृत कर दिए। अब्दुल बाबर अंसारी गरीब परिवार से हैं और बावर्ची का काम करते हैं। मस्जिद के अलावा वो मुसलमानों के यहाँ विशेष अवसर पर खाना बनाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन इस फरमान के बाद उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में अब्दुल अंसारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब एक मुस्लिम समाज का युवक वह प्रॉपर्टी बिक रही थी और वह प्रॉपर्टी वो बिक्री करने से रोका, तो उसको कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा और कुछ वहाँ के मुतवल्ली के द्वारा उसको जात भार कर दिया गया है। जो नया वक्फ बिल आ रहा है, नया वक्फ बिल के समर्थन में कार्य करने के बाद उसको जात भार करना ये दुर्भाग्य है पूर्ण। ऐसे मुतवल्ली को हमने नोटिस जारी किया है और आवश्यकता पड़ने पर उसके ऊपर हम FIR भी करेंगे।
संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हलचल है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में वक्फ की जमीन का हिसाब मांगना एक आम आदमी को इतना भारी पड़ा कि उसे अपने ही समाज से बाहर कर दिया गया। अब्दुल बाबर अंसारी नाम के शख्स पर न सिर्फ सामाजिक बहिष्कार थोप दिया गया बल्कि उसके रोजगार का भी जरिया छीन लिया गया। अब ये सवाल ये उठता है कि वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता की मांग करना इतना बड़ा गुनाह है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश में चीतों का नया आशियाना मिला है। नामीबिया से भारत में चीतों को लेकर आया गया था और एक नए पार्क में उनको बसाया गया था और चीतों को अब दूसरा घर मिलने जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 20 अप्रैल को 2 चीते छोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ सकती है और बढ़ने की उम्मीद है। ये देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल की जाने वाली चीतों की पहली शिफ्टिंग होगी जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क से की जाएगी। देश में पहली बार होगी चीतों की शिफ्टिंग। चीतों को मिलेगा दूसरा घर। गांधी सागर अभयारण्य में अटखेली करेंगे चीते। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर यानी गांधी सागर अभयारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है। इसकी औपचारिक तारीख तय कर ली गई है। आगामी 1 सप्ताह में कूनो नेशनल पार्क से पहले 2 चीते यहां लाए जाएंगे और गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे, जिसका काम लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमति दे दी है। कूनो नेशनल पार्क के बाद देश का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का दूसरा रहवास स्थल हो जाएगा। लगभग हमारी तैयारियां हो गई और एरिया जो है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। फेंस एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। उसमें से अभी 15.4 हेक्टेयर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक पार्टीशन में फर्स्ट जो खेमला पार्टीशन है उसमें चालू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो कूनो से ही, क्योंकि कूनो में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है तो वहीं से इसका प्लान बन रहा है। स्टार्टिंग में अभी जो हमारी जो जानकारी है कि 2 चीतों को स्टार्ट किया जाएगा उस पार्टीशन में। और आपको एक बार फिर लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा, जहां राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप मालदा से सीधे लाइव देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल CV आनंद बोस। और पीड़ितों से उनका हाल जाना है राज्यपाल ने और पीड़ित भी अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। तो उन सब के बीच में पहुंचे हैं, उन्हें आश्वासन दिया है, उनको सांत्वना दे रहे हैं। और तो वक्फ कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा हुई, जिसमें हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनको पीटा गया और वो अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए।
राज्य सरकार की ओर से तमाम आश्वासन दिए जाने के बावजूद पीड़ितों को कोई राहत नहीं दिया गया, पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस इन पीड़ितों से मिलने के लिए कोलकाता से मालदा पहुंचे हैं और इन पीड़ितों का दुख दर्द जान रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। प्रसेनजीत, ये तस्वीरें हम लाइव देख रहे हैं जहां पर कुछ महिलाओं से संवाद कर रहे हैं राज्यपाल और जाहिर तौर पर उनका दुख दर्द जान रहे हैं, जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। क्या जानकारी आप देंगे, किस तरह से ये जो राज्यपाल का पहुंचना, शायद न्याय तो तुरंत ना मिल सके लेकिन जो कहते हैं कि घाव पर मरहम लगाने जैसा जरूर होगा। नहीं, देखिए निखिल, अब जो तस्वीर हम देख पा रहा है कि राज्यपाल वहाँ पे पीड़ित महिलाओं से बात कर रहे हैं। इसका पीछे की घटना थोड़ा सा समझना चाहिए, बोलना चाहिए और दर्शकों को भी समझना चाहिए जी। थोड़ी देर पहले ये जो मुलाकात की तस्वीर पूरे देश देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये पत्रकारों को अंदर जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो बंगाल के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि बाहर पुलिस ने सारे पत्रकारों को रोक दिए थे और किसी तरह से अंदर जाने की मतलब मौका ही नहीं मिल रहा था और एक तरह से पत्रकारों के साथ पुलिस का हाथापाई ये चलते चलते फिर गांव वालों ने पहुंच गया वहां पे। जिस पारलालपुर गांव में, ये वैष्णव नगर की जगह पारलालपुर स्कूल है, यहाँ पे जो स्थानीय गांव वालों है जिनका मदद से ये जो शरणार्थी है वहां पे रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे पुलिस ने एक जेल जैसा बना दिया है, वो गांव वालों ने आके पुलिस के साथ एकदम जिसको कहते हैं मारपीट करके पत्रकारों को अंदर जाने की जगह कर दिया है। ये बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि इस तरह की घटना में जब राज्यपाल ने पीड़िता महिलाओं से बात करने के लिए जा रहा है, पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा है और गांव वालों ने आके पुलिस को हटाकर एक तरह से जबरदस्ती हटाकर पत्रकारों के लिए जगह बना दिया अंदर जाने के लिए। ये घटना समझना चाहिए बंगाल की स्थिति को समझने के लिए, क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने स्थिति को सामान्य कह रहे हैं, सामान्य है नहीं, शांतिपूर्ण हो सकता है लेकिन सामान्य नहीं है। अगर सामान्य है तो पत्रकारों को इस तरह से रोकने का काम क्यों किया जा रहा है, ये सवाल पूछना काफी जरूरी है निखिल जी। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक भी है और जिस तरह से जो राज्य सरकार बार बार कहती रही है कि ये जो हिंसा है इसकी तस्वीरें मीडिया गलत तरीके से दिखा रही है, दरअसल सच्चाई ये है कि किस तरह से उनको प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा था राज्यपाल के पहुंचने पर। तो ये सच्चाई है जिसको हम दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। फिलहाल भारत@7 में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।